दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर आरएम एक शो में नज़र आते हैं, फैशन न्यूरोसिस। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे आरएम किसी शो में जाते हैं या जब भी वो बोलते हैं तो वो उन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा खुलकर बोलते हैं जो भी उनके मन में या उनके दिल में होता है। वो किसी भी चीज़ को छिपाते नहीं हैं। और जैसे कि रिसेंटली वो एक बहुत ही फेमस शो में पहुँचे थे, फैशन न्यूरोसिस, तो इसका मतलब है कि कपड़े और मानसिक भावनाओं के बीच का वो गहरा संबंध। इसमें हम क्या पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, ये हमारी अंदरूनी चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन को दिखाता है। और हमारे आरएम ने इस शो के थ्रू ढेरों बातें रिवील करी है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या कुछ हुआ है और हमारे लीडर आरएम ने क्या कुछ बोला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे आरएम इस तरह से सोफे में लेटते हुए दिखते हैं। फिर वो अपने पास लगी हुई माइक को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और शो की होस्ट बेला यहाँ आरएम का वेलकम करते हुए कहती है, आरएम, फैशन न्यूरोसिस में आपका स्वागत है। आरएम, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कम्फी है। बेला, आरएम मुझे बताइए कि आज आपने इन्हीं कपड़ों को क्यों चुना है पहनने के लिए। आरएम, तो ये जो मैंने आज पहना है ये प्राडा की न्यू सीज़न कलेक्शन है और ये मेरे एक पसंदीदा ब्रांड में से एक है। और हाँ, सच कहूँ तो इन दिनों मैं वास्तव में अपने स्टाइलिश पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, जो कि मेरा दोस्त है और उसी ने आज मुझे ये शर्ट रिकमेंड करी है, क्योंकि यूजुअली मुझे इस तरह की म्यूटेड और ब्लीच नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस कलर के साथ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील होता है और खुद में फील होता है। बेला, हाँ, कपड़े एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें वो पावर है जो आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस फील करने से फ्री करवाता है। आरएम, हाँ, कभी कभी। बेला, आप बीटीएस के लीडर हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंड है और आपके 40 मिलियन एल्बम सोल्ड आउट हो चुके हैं और बीटल के बाद आप एक लौते बैंड हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 3 नंबर 1 एल्बम रिलीज़ करी। और इसके साथ ही आप में एक ऐसी विनम्रता है जो अक्सर के-पॉप के साथ तो जुड़ी नहीं होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आरएम, मुझे लगता है कि मेरी कभी कोई ऐसी विश नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा बड़ा बनूँ, क्योंकि मैं चाहता था जब आप एक आर्टिस्ट होते हो और एक इन्फ्लुएंसर होते हो तो आप वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। तो जब आप पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री के बीच में होते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी फील होता है। तो आप चीज़ों में इंटरप्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो पावर होती है कि आप लोगों को खुश कर सकते हो। और जैसे कि आप मेन स्ट्रीम में होते हो तो आपको अपने प्रभाव और इम्पैक्ट को आंकड़ों या संख्या के आधार पर बनाए रखना चाहिए। पर जैसे कि मैंने इस चीज़ को क्यों चुना, नहीं, शायद ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसे चुना, बल्कि किसी ने मुझे इस चीज़ को दिया है। और अगर इसका कोई रीज़न है तो फिर मेरा ये बिलीव है कि मुझे इसे ऐसे ही चलाए रखना चाहिए। इसकी जड़ें वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां आप अभी हैं और आप किससे गुजर रहे हैं अपने असल के जीवन में, वो प्रभाव जो आपको अपने जीवन में प्रेरणा दे रही है। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से बैलेंस पे डिपेंड करती है। और जैसे कि मैं अभी पॉप इंडस्ट्री के बीच में हूँ तो मुझे इस बैलेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसे मुझे नेचर के क्लोज रहने का ट्राई करना चाहिए और उन सारी चीज़ों के भी जो कि इस फास्ट एरा से रिलेट नहीं कर रही है। बेला, ताकि आप उस विचार से जुड़े रह सके जो आपकी प्रेरणा का स्रोत है। आरएम, हाँ, क्योंकि एक यंग मैन होने के नाते, वैसे मैं अब 31 साल का हो चुका हूँ और ये उतना भी आसान नहीं है कि उन तमाम रील्स, शॉर्ट्स और क्लिप्स से ध्यान या काम में बाधा नहीं पहुँचती हो। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस और ऐसा फील करवाता है कि ये कुछ ऐसा है जो हर दिन इसके वजह से मेरा कुछ छूट रहा है या मुझे कुछ छोड़ना है, पर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा डर है। बेला, ओह माय गॉड, ये सच में बहुत ही ज़्यादा रियल मेंटल है जो आपके पास है अभी। और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके घर में किस तरह की फैशन और चीज़ें हैं और क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी स्टाइल आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हो। आरएम, मुझे लगता है कि मेरे डैड एक कार्टून आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, वो हमेशा से कार्टून्स वगैरह बनाना चाहते थे, पर उस समय कोरिया में ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं चलती थी क्योंकि उस दौरान कोरिया थोड़ा गरीब था
और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से मेरी जो ग्रैंडमा थी उन्होंने मेरे डैड को इस चीज़ के लिए रोक दिया था जो भी वो सच में करना चाहते थे। और मेरी जो मॉम है वो एक टीचर थी, तो मुझे लगता है कि मेरे डैड के मन में किसी चीज़ के लिए कुछ लालच और अहंकार था, पढ़ाई और नौकरी से जुड़े चीज़ों को छोड़कर। तो वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए, जो भी मैं करना चाहता था, और वो थी म्यूज़िक। और मेरी मॉम हमेशा से मुझे स्टेबिलिटी देने की कोशिश करती थी और मुझे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना न करने की सलाह देती थी और कहती थी कि इसके वजह तुम सेफ जोन में रहो। और मैं कुछ ऐसा था, मैं एक घड़ी के सुई की तरह था जो आगे पीछे होता रहता था अपने मॉम और डैड के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने बैलेंस सीखा अपने पेरेंट्स से, और वे लोग सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे लिए। बेला, क्योंकि आपने स्टैंडल सिंड्रोम के अनुभव का वर्णन किया है, जब भी आप कहीं किसी वर्क और आर्ट्स को देखते हो तो आपको उसे देखने की एक अभिभूत फीलिंग होती है, एक इंटेंसिटी कि आपने क्या देखा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कभी किसी फैशन को देखकर आपने उसी तरह की इंटेंस और एक्सट्रीम रिएक्शन दी है। आर्यन, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार उन कपड़ों को देखा था, रिक ओवेंस के, और वो भी एक फैशन न्यूरोसिस है, मुझे पता है क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। और एक स्टोर हुआ करता था पर अभी वो नहीं है, अभी वो स्टोर खत्म हो चुका है कोविड के वजह से। पर मुझे याद है शायद 2014 में या 2015 में मेरे पास कोई पैसे नहीं होते थे और न ही तब मैं रिक के किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकता था। पर मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उस स्टोर में गया था, वो रिक ओवेंस की स्टोर थी, वो शोल में थी, और वहाँ उनकी एक बहुत ही बड़ी स्कल्पचर थी और वो सारी ब्लैक वेव्स और डार्कनेस उनकी अपनी दुनिया की, और वो सारी सिलोवेट्स, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट थी। और मुझे लगता है कि वो पहली बार था जब मुझे कपड़ों को लेकर इस तरह की रुचि फील हुई थी, इस तरह की सिंड्रोम फील हुई थी। और पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि ओह, एक कलर है जिसे ब्लैक कहते हैं, वो इतना ज्यादा वेरियस हो सकता है, और मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। बेला, सच में ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिस्क्रिप्शन थी, क्योंकि रिक ने जो भी करा है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है और वो सच में मूव करती है ना। सच में मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। आर्यन, मैं आज भी उनके कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और ऑफ कोर्स उनके वर्ड्स को भी। मेरा एक जो सबसे पसंदीदा कोट्स है उनके फैशन न्यूरोसिस से, वो वायरल है। वो ये है कि शायद ऐसे जो लोग हैं जो फैशन के बारे में कोई केयर नहीं करते, मतलब फैशन उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि ये हॉट हो सकता है। और मुझे उनकी ये कोट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बेला, बिल्कुल, मैं जानती हूँ वो सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आपने भी इसे एंजॉय करा है। वो मेरे सबसे पहले गेस्ट थे। आर्यन, वो अमेजिंग है। बेला, तो आर्यन, इतने कम उम्र से ही लोगों के नज़र में रहने के कारण आप अपने पहनावे के माध्यम से अपने पहचान का कितना हिस्सा छिपाते हैं और कितना हिस्सा उजागर करते हैं? आर्यन, मुझे लगता है कि मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ कि ये एक अंडर कवर एजेंट की तरह है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि रात में आप एक चोर बन जाते हैं और दिन में आप एक पुलिस ऑफिसर की तरह होते हो। और मुझे लगता है कि इसे एक्सेप्ट करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम बिताया है, क्योंकि जब मैं अपने 20s में था तब मुझे लगता था कि मुझ में एक अलग ही खासियत होनी चाहिए और मुझे एक अलग ही खासियत के रूप में डिफाइन और डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, मतलब मेरी एक अलग ही वाइब हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक इंसान और एक पहचान वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी उन सब चीज़ों से फाइट कर रहा हूँ कि मुझे खुद को दूसरे के सामने कितना ज़्यादा रिवील करना चाहिए पब्लिक के सामने, और मुझे कितना उनसे छिपाना चाहिए जो कि मेरी प्राइवेसी है। तो ये कुछ ऐसा ही है, मैं अब भी इसे पता करने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि कितना दिखाना है और कितना छिपाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी असली सच्चाई को उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका आपका टैलेंट ही है, और मेरे लिए ये म्यूज़िक है। तो मैं अपने बुरी चीज़ों और अपने अंदर के डीमन को म्यूज़िक के माध्यम से ही उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन्हें कि मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो हाँ, ये कुछ ऐसा ही है।
बेला, मुझे लगता है कि लोग इस बात से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से प्योर पर्सन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी पर्सन पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, और म्यूजिक के माध्यम से इसे सुनना बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला है। आर्यम, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जब हम बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी जो पर्सनल स्टोरीज है वो यूनिवर्सल हो सकती है। मुझे लगता है कि यही एक आर्ट की खूबसूरती होती है, क्योंकि जब बात किसी पेंटिंग, स्कल्पचर या फैशन की होती है, फैशन डिज़ाइनर की हो, आर्किटेक्ट की हो, नोवेलिस्ट की हो या म्यूजिशियन की हो, तो उनके पर्सनल हिस्ट्री और उनके लाइफ में आने वाली उन कठिनाइयाँ और चुनौतियों से निपटने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हम केवल उनके रिजल्ट के ही विटनेस बन पाते हैं और सिर्फ उनके फाइनल पीसेस को ही देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे देखना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमेशा से मैं उनके जैसा बनना चाहता था। बेला, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे तरह से हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हम कोशिश करते हैं और उसे जारी रखते हैं। यही वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। और आर्यम, आप एक बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पर्सन के रूप में सामने आते हैं और किताबों को लेकर आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपने काफ़ी सारे बड़े राइटर्स के बुक्स भी पढ़े हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल, मुराकामी, यहाँ तक कि कार्ल यंग जैसे राइटर्स के बुक आपने काफ़ी बार कहे हैं इन सभी के बारे में। तो मैं सोच रही हूँ कि वो पहला किताब कौन सा था जिसने आपके लाइफ में बदलाव लाया, जिसने आपके लाइफ को बदला। आर्यम, मुझे लगता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा पढ़ता था, पर अब स्थिति ये है कि सोशल मीडिया की वजह से मेरा मन किताबों को पढ़ने से हटता जा रहा है। ये मेरे लिए दिन ब दिन और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आजकल सिनेमास देखना और किताबें पढ़ना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटी है। मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकता हूँ, जब चाहे देखूँ, जब चाहे मैं उसे रोक कर रख सकता हूँ। तो इसी वजह से इन दिनों कभी कभी ऐसा लगता है कि थिएटर जाना और अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखना, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बात हो गई है। और किसी एक पर्टिकुलर मूवी को जाकर देखना, डायरेक्टर ने उसे कैसा बनाया है, ये सब सच में एक ऐसा अनुभव है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पहली किताब थी, मुझे लगता है कि ये डैमियन थी, और वो किताब इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मुझे लगता है कि मैंने उसे 4-5 बार पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि मुझे इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। बेला, सच में मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी इसे पढ़ना चाहिए। जिस तरह से आप इसे बता रहे हैं आर्यम, बिल्कुल मुझे उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मेरा स्कूल का समय वापस से चलना शुरू हो गया हो, और मुझे अपने क्लास के उन बच्चों, उन दोस्तों के लिए जेलसी है और कुछ बुरी भावनाएं भी होती है, जैसे कि जो बहुत लंबे होते थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम होते थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते थे, या जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे और जो लड़कियों के बीच में हमेशा पॉपुलर होते थे। तो मैं अपने रियल लाइफ में थोड़ा और विचार कर सकता था, भले ही मैं उस समय एक टीनेजर ही क्यों न था। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है, मुझे याद है। बेला, हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा बुक है फैंस के लिए भी, क्योंकि ईर्ष्या जो होती है ये एक बहुत ही बड़ी बाधा होती है और दिल को तोड़ने वाली चीज़ होती है। मुझे याद है कि मेरे मनोचिकित्सक ने मुझसे एक बार ये कहा था, जब मैं किसी के साथ या किसी को एक कॉम्पिटिटिव समझती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे एक खेल की तरह ले सकते हो और इतनी कम एज में आप फिलॉसफी वगैरह पढ़ सकते हो, और यह फिर कि किसी से ईर्ष्या महसूस करना उतना भी बुरा नहीं है, बल्कि यह तो कुछ पता लगने का एक हिस्सा है कि आप क्या संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें उस बुक में है। ये एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत बुक है। आपको वो किताब कैसे मिली? आर्यम, ये एक ऐसा बुक था जो मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा रेकमेंड करा था। और दोस्तों, आर्यम यहाँ जिस बुक की बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है डैमियन, और इसी बुक से इंस्पायर्ड थी BTS की स्टूडियो एल्बम विंग्स। और फिर आर्यम बताते हैं कि मेरे मॉम डैड हर हफ्ते मुझे सिटी लाइब्रेरी में लेकर जाते थे, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छे चीज़ों में से एक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने नेचुरली मुझे पूर्वजों के उन सभी बेहतरीन इंटरेस्टिंग परिणामों तक पहुंचने का मौका दिया, और बेला उनके इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। बेला,
क्योंकि आप में लीडरशिप की जिम्मेदारी को संभालने वाले और अपने पावर का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने वाले एक पर्सन का व्यवहार है। और मैं ये सोच रही थी कि लीडर होने के साथ आने वाले अकेलेपन से आप कैसे निपटते हैं। आर्यन, मुझे लगता है कि ये अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं बीटीएस के टीम का पहला मेंबर था और हमारी जो लेबल है उन्होंने मुझे हमारे टीम को एक साथ लाने का बहुत ज़्यादा बोझ दिया था। और हम सब अलग अलग शहरों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम सभी की अलग अलग रुचि थी, चीज़ों को लेकर अलग अलग सपने थे। तो मुझे लगता है कि मैं सच में 8 सालों तक एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली, या आप कह सकते हैं कि एक दबंग टाइप का लीडर था। लेकिन फिर जो मेरे टीम मेंबर्स थे वो बड़े होते गए और फिर उनके अपने नाम और करियर बन गए, तो अब ये तरीका और काम नहीं करता। और हाँ, ऑफ कोर्स, जाहिर तौर पे मेरा मतलब है कि वो लोग काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। इसीलिए उसके बाद से मैंने अपने बातचीत करने के तरीके को भी थोड़ा सा बदल दिया। और मुझे लगता है कि एक लीडर बिल्कुल ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो हर कोई सोफे पर लेटा हुआ है और खिड़की खुली हुई है, जिस वजह से बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। तो किसी को तो जाकर उस खिड़की को बंद करना ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि सब सोफे पे बहुत ही ज्यादा आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि सोफे पे लेटना बहुत आरामदायक है। तो यहाँ अगर किसी एक पर्सन को उठकर सोफे से उतरना पड़े और दरवाजे को बंद करने के लिए कुछ कदम चलना पड़े, तो मुझे लगता है कि एक लीडर ऐसा ही होता है जो कि उसे करेगा। वो अपने टीम के हर हिस्से के लिए ये करता है। तो बस इतना ही है, मेरे लिए एक लीडर यही है। बेला, ओ माय गॉड, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है ना आर्यन? हाँ, कुछ सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लगता है खिड़की बंद करने के लिए उठने से आप आरामदायक सोफे पर अपनी जगह खोने का जोखिम उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा साहस, करेज का काम है। आर्यन, मुझे लगता है कि एक लीडर होना सच में बहुत ही ज्यादा झंझट भरा काम है, लेकिन बात इतनी सी है कि मैं किसी को भी ये करने नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर किसी को ये करना ही है तो वो मुझे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और को ऐसा करते हुए नहीं देख सकता। और अगर चीजें मेरी उम्मीद मुताबिक नहीं हो रही है तो मैं और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि यही कारण है जब वे लोग कभी कभी मुझे कहते हैं कि मुझे आपके एफर्ट्स का पता है और मैं सच में आपके जैसा लीडर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो बस वो सारे स्ट्रेस उसी वक्त दूर हो जाते हैं। तो यही एक टीम की खूबसूरती है। बेला, खैर आप इसमें वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आर्यन, बिल्कुल, मैं पिछले 15 सालों से उनके साथ रह रहा हूँ। मैंने उनके साथ अपने आधे लाइफ को बिताया है, उन 6 मेंबर्स के साथ। वैसे हमारी टीम में 7 मेंबर्स हैं, आमतौर पे ये 4 होते हैं, लेकिन हम लोग 7 हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा लकी नंबर है। तो ये बहुत ज्यादा है। बेला, सच में ये बहुत सुंदर है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके सोलो एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन, इस एल्बम के लिए आपने विंग शाह के साथ काम किया था। आर्यन, हाँ। बेला, ये एक लेजेंडरी फोटोग्राफर हैं। उनकी लाइटिंग टेक्निक्स, फ्रेमिंग की टेक्निक्स, वो किसी को भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक असाधारण व्यक्ति के रूप में। और फैशन की दुनिया में हर कोई प्यार के मूड को लेकर बहुत ही ज्यादा जुनूनी है। ये एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और उदासी भरी चॉइस है। तो आप उन पलों में कैसा फील करते हैं? सहज महसूस करते हैं या कैसा फील करते हैं? आर्यन, हाँ, ये अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा एल्बम है, क्योंकि ये मेरा अभी तक का सबसे रीसेंट एल्बम है, मतलब हाल ही में आया है। लेकिन वैसे इस पर ध्यान देने के लिए थैंक यू। बेला, ये तरीका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे आपको बीच में रोकने के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। आर्यन, कोई बात नहीं। वैसे मैं वाकई में उन जगहों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ मैं था, क्योंकि मैं बस इस बहाने से ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं अपने रोल को निभाने और उन सभी स्केड्यूल को पूरा करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गया हूँ। आर्ट से जुड़े उन सभी महान चीज़ों की खोजबीन करने और उन्हें अच्छे से पढ़ने में मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया हूँ। और जब मैं मिलिट्री में जाने से ठीक पहले एल्बम में काम कर रहा था, तो मैंने जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश की। और विंग शॉट तो जाहिर सी बात है, हर कोई वोंका वीज की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इवन जेनजीज और अल्फा पीढ़ी के लोगों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरा सारा फोकस बस इतना ही था कि मैं और ज़्यादा शांत रहूं, हर समय बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो जाऊं, क्योंकि टीम का लीडर होने और पॉप इंडस्ट्री में काम करने से मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ले भी लिया।
और एक बात ये भी थी कि मैं हमेशा इन बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जूझता रहता था कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, मुझे इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, मुझे हर समय अपना बेस्ट देना है। तो मेरे पूरे लाइफ में हमेशा किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहती है। तो मैं बस इन सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं और मेरी टीम ने सोचा कि विंग शॉ एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आर्टिस्ट हैं जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेटअप्स बनाते हैं उन सारे फ्रेम्स के लिए, पर जैसे ही वो कैमरे को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में और एक ही पल में उसे कर देते हैं। तो उनके साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा नया और फ्रेश एक्सपीरियंस था अपने उस गंजे बालों के साथ, क्योंकि मिलिट्री में जाने के लिए मैंने अपने बालों को शेव करवा लिया था। बेला, तो आर्यन, आपको आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और पेंटिंग और स्कल्पचर में भी आपकी इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और मैंने पढ़ा है कि आपको फिलिप गॉस्टन और जैकब मैटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपके घर में भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है ज़्यादातर कोरियन आर्ट्स की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो आर्ट का पहला पीस कौन था जो आपको पसंद आया था। आर्यन, तो कभी कभी जब हम टूर पे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी वक्त है जब आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैंस होते हैं, तो उस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप खुद में रहो। तो हमें अकेला रहना पड़ता था और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। तो 2018 में मैं सच में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं जानता था। शॉपिंग और गेम्स खेलने के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो बस अचानक से ये बात मेरे दिमाग में आई और हमारे टीम के एक मेंबर है जिनका नाम वी है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि क्यों नहीं हम म्यूजियम चले। तो मैंने कहा म्यूजियम? मैं म्यूजियम गाय तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो क्या ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग नहीं होगा? लेकिन फिर हम वहाँ गए क्योंकि हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, और तब मैंने वहाँ पे मोने की एक पेंटिंग देखी और ऑफ कोर्स मैंने उनके नाम को पहचान लिया क्योंकि मैंने उनके नाम को अपने स्कूल के बुक्स में देखा था। पर ये सचमुच पहली बार था जब मुझे फिजिकली उन पेंटिंग्स को देखने का मौका मिला था। तो मुझे लगता है कि मोने और सैरा, इन लोगों की पेंटिंग्स ने ही मेरे दिल में उस दरवाजे को खोला, और जैसे जैसे मैं इनमें आगे बढ़ता गया मेरा टेस्ट इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, और हाँ, बस इसी तरह से मुझे इनमें दिलचस्पी आ गई। बेला, ये बहुत अच्छा है, और क्योंकि आपने एयरपोर्ट फैशन नाम की किसी चीज़ के बारे में बात की और आपने कहा कि लोगों को हमेशा ये उम्मीद है कि मुझे कुछ नया पहने देखे, तो मैं जानना चाहती थी कि इस समय आपका फेवरेट एयरपोर्ट फैशन क्या है। आर्यन, एयरपोर्ट फैशन। बेला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन था आपका जो आपने अभी दिया है। आर्यन, हाँ, क्या मेरा पसंदीदा एयरपोर्ट फैशन है? मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा था, मुझे लगता है कि ये 12 साल पहले की बात है, और तब मुझे उस क्रू के बारे में पता चला, टाइलर द क्रिएटर, फ्रैंक ओशन, और मुझे उनकी वाइब सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। और उस समय मैं बहुत अमीर तो नहीं था, तो मैं सिर्फ उनकी टी शर्ट ही खरीद सका, और जब मैं उन दिनों की पिक्चर्स देखता हूँ ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस लगता है क्योंकि मैंने पिंक सॉक्स पहन रखी है और डोनट प्रिंट की टी शर्ट पहनी है, पर मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मुझे उन दिनों की याद दिलवाता है जब मैं सच में बहुत ज़्यादा प्योर था और छोटा था। और सच कहूँ तो मुझे अभी अभी ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो तो आप उसे एक तरह से पसंद करने लगते हो। बेला, जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात कही आपने। ये सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है, उसमें हमेशा कुछ न कुछ तो होती ही है। आर्यन, हाँ, पर वो पिंक सॉक्स मेरे फेवरेट हैं। बेला, और क्या कुछ ऐसा भी कपड़ा है जिन्हें पहनकर आपको उदासी महसूस होने पर अच्छा लगता है? आर्यन, मैं इसे कोरियाई में यही कहता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स इसे पहाड़ियाँ कहते हैं, और मेरे पास भी मेरी पहाड़ियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि नेचर हमेशा ही सबसे ज़्यादा अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, और साउथ कोरिया में 70% लैंड जो है वो पहाड़ियों से बनी हुई है। तो हम हर शहर में हाइकिंग पर जा सकते हैं। तो पहाड़, नदियाँ और समुद्र, हाँ, हमारे कोरिया में समुद्र भी है, इसीलिए वे हमेशा मेरे टीचर और मेरे थेरेपिस्ट हैं, और ज़्यादातर दोस्त, क्योंकि मुझे कभी कभी खुद से ही नफरत होने लगती है, खासकर जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ रिश्तों को लेकर। जैसे कि मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ, क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अकेले रह सकते हो?
आपको हमेशा बात करने के लिए या घूमने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत क्यों होती है, या किसी ट्रिप पे जाने के लिए? क्या आप खुद को एक हफ्ते के लिए प्लीज़ अकेला छोड़ सकते हो? तो इन सब बातों को लेकर कभी कभी मुझे लगता है, और अक्सर ही मुझे लगता है, कि कुछ ना करना और अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि फ्रेंड्स वही सब कुछ होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स, और हाँ, आर्ट भी, और म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, किताबें और आर्ट। तो यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिन पर मुझे हमेशा निर्भर रहना पड़ता है, और यही तो असल मुद्दा है। मुझे आखिरकार ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मुझे हमेशा उन पहाड़ियों की ज़रूरत होती है। बेला, बिल्कुल, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मजबूत होने का एक हिस्सा कमजोरी को पहचानना है, या जिसे लोग कमजोरी कहते हैं उसे पहचानना। लेकिन ये तो बस अलग तरीका है ना? ये एक अलग जगह है जब तक आप खुद के लिए बोलते हुए बहुत नीचे नहीं गिर जाते। आर्यन, हाँ, मुझे लगता है कि मजबूत होना आपकी कमजोरियों और खामियों को दूर करने से शुरू होता है। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं बेला। सच में आर्यन, आप खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त हो। आर्यन, शायद इसलिए क्योंकि मैं कोरिया में पला बड़ा हूँ। कोरिया एक बहुत ही इंटेंस कंट्री है, लेकिन यही वो पॉइंट है जिसने कोरिया को ये कोरिया बनाया। बेला, बिल्कुल आर्यन, मुझे ये पसंद भी है और साथ ही साथ मैं इससे नफरत भी करता हूँ। बेला, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक कलाकार की पहचान है। मेरा मतलब है, मैंने एक बार जैकामेटी के बारे में एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, और उसमें लिखा था कि वो अपने काम को लेकर खुद को बहुत परेशान करते थे और हमेशा उसमें सुधार और बदलाव करते थे। और अगर आप उस तरह से रहने का साहस कर सकते हो तो ये सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। आर्यन, हाँ, कभी कभी मुझे खुद को और ज़्यादा ढकेलने के अलावा कोई और तरीका नहीं दिखता। मेरा मतलब है, कभी कभी ये वाकई बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार मैं एक अलग इंसान बनना चाहता हूँ, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। हाँ, कभी ना कभी। बेला, अच्छा है कि चीज़ें अलग अलग दौर से गुजरती है। आप इतने ज़्यादा यंग हैं और आपने इतना कुछ किया है। जब आप किसी चीज़ को करने का मन बना लेते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हो। तो मैं सच में आपके अगले एल्बम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आपके नए एल्बम आरी रंग के कवर पर बीटीएस के सारे मेंबर्स ने एक सूट पहन रखा है, एक एलिगेंट सूट जो कि लगभग एक यूनिफॉर्म के जैसा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है और सादगी भरे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो क्या आपको लगता है कि सादगी ही इस समय आपकी स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है? आर्यन, हाँ बिल्कुल। हमें ये स्वीकार करना पड़ा कि हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और हम किसी निश्चित स्पष्ट सहमति तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। विचारों को लेकर, टेस्ट को लेकर, सपने को लेकर, नाम को लेकर। तो ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड, उलझन भरा एल्बम था, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ और मुझे इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। हम बहुत ही सीधे साधे तरीके से बात करना चाहते थे, लेकिन हम इसमें फेल हो गए। हालांकि हमें पता था कि हम फेल होने वाले हैं, और वो सारे संघर्ष, वो सारे उथल पुथल, मुझे लगता है कि 2026 में मैं अभी भी यहीं पे हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही फेल रहता हूँ, मैं हमेशा ही असफल हो जाता हूँ। बेला, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से सुंदर तस्वीर है, क्योंकि इस पिक्चर में हर कुछ है जो हर एक मेंबर के अतीत को दर्शाता है। और भले ही आप सभी के कपड़े कुछ हद तक एक जैसे हैं, फिर भी हर मेंबर की अपनी अलग पहचान दिख रही है। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मुझे लगता है कि एक तरह की सर्टेन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि चीज़ें विकसित हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। और आप जानते हैं, ऐसे पर्सन के रूप में जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो ऐसा कुछ महसूस करना थोड़ा घबराहट भरा होता है। आर्यन, बिल्कुल बेला, क्योंकि आर्यन, आप एक ऐसे पर्सन के रूप में सामने आते हैं जिसमें अपार एकाग्रता और आंतरिक शक्ति है। तो आर्यन, आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, और ये कब आपको रिस्ट्रिक्टेड फील करवाता है, और ये कब आपको सशक्त फील करवाता है? आर्यन, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने वाला पर्सन हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए, या जैसे आराम करने का समय नहीं है अभी। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि टूर एक म्यूजिशियन के करियर की
अंतिम उपलब्धि होती है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी और विजुअल्स शामिल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फैंस, जी हाँ, फैंस के साथ हमारा आई कांटेक्ट और फेस टू फेस मिलना। लेकिन एक बार टूर के शुरू हो जाने के बाद मुझे इन सब के बारे में भूल जाना था, क्योंकि कंपनी और मिलिट्री की वजह से लगभग 7 सालों से हमने कोई टूर नहीं करा है, कोविड के वजह से। और हमारा जो ये टूर है वो लगभग 3 महीने पहले शुरू हुआ। तो मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि अरे हाँ, मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन ऐसा है कि मुझे इसे करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट के दिन को छोड़कर ज़्यादातर समय मैं थका हुआ ही फील करता हूँ और थका हुआ रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं अभी लंदन में हूँ, तो मैं अलग अलग एग्जीबिशंस देखने जाने के प्लान्स बना रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उछल कूद करता हूँ इस टूर में भी। इसीलिए मेरे पैर हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, इतना कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा खुद को प्रेशर करता हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस जगह या इस एग्जीबिशन को कब देख सकता हूँ, अगर अभी नहीं तो फिर कब। तो मैं हमेशा इन 2 बातों पर आधारित होता हूँ, जैसे कि क्या मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक है, आप आराम कर सकते हो। 15 साल बीत चुके हैं और आप हमेशा से इस पल का इंतजार कर रहे हो। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आपको और ज़्यादा प्रयास करना होगा। तो कभी कभी मैं कहता हूँ तुम्हें शांत रहना चाहिए भाई, प्लीज शांत रहो, चिल करो। मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। तो मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अंडरकवर एजेंट की तरह अपनी लाइफ को जियो और इसे एकदम एज तक लेकर जाओ। जैसे जब तुम एंटरटेन करो तो एक पॉप स्टार की तरह, एकदम परफेक्ट तरीके से, जैसे तुम और बेहतर और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। लेकिन फिर इसके बाद जब तुम अपने प्राइवेट टाइम पे आते हो, जब तुम अपने नेचुरल लाइफ में वापस आते हो, तो बस खुद में बने रहो, कुछ भी कहो, जो भी तुम कहना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही रोल्स को और भी बेहतर तरीके से निभा सकते हो। बस इन्हें आपस में मिलाने की कोशिश मत करो। और मुझे लगता है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी का कारण यही है, और सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहला, मुझे कहना होगा ये बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। और आर्यन, क्या ऐसा कोई खास गारमेंट है जो आपको उस पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें आपकी रोमांटिकली इंटरेस्ट है? आर्यन, हाँ, मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ और मुझे लगता है और मैं किसी पर्सन की कॉन्ट्रडिक्टरी इमेज देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने के साथ साथ पर सेम टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस और ह्यूमरस भी हो, अगर कोई पर्सन ऐसा हो तो फिर मुझे लगता है कि शायद फिर मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा, उस पर्सन के। बेला, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आर्यन, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद मैं अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ लंबे समय तक रह सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरा ये लाइफ सच में बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे पल बिता सकूंगा, जैसे कि पूरे तरह से संतुष्टि से मैं उसके साथ रह पाऊंगा। जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों पे बात करने से लेकर, और जैसे आपको कौन सी बियर सबसे ज़्यादा पसंद है, बेल्जियम या जर्मन? वैसे मुझे कोरियन पसंद है, ऐसा कुछ। बेला, तो आर्यन, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आपको उनके पहनावे में कुछ पसंद नहीं आता, तो क्या इससे आपका अट्रैक्शन उस पर्सन के लिए ख़त्म हो जाता है? तो इस पर हमारे आर्यन पहले तो हंसते हैं। आर्यन, मुझे लगता है कि मैं बचपन में ऐसा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि फैशन ही हर कुछ है। जैसे अलग अलग तरह के कपड़े, जैसे कि कपड़े खुद को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, रिक ओवेंस ने मुझे फैशन न्यूरोसिस के बारे में पहले ही सिखा दिया है, तो यही मेरा सबक था। और मुझे लगता है जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया, मैंने सीखा कि किसी भी पर्सन के टेस्ट को कैसे रिस्पेक्ट देना है और खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है। और मैं इसके बारे में कई सालों पहले से सीख रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं उस तरह का पर्सन हूँ और फैशन का मतलब कपड़े हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरों को केवल उनकी दिखावट और फैशन के आधार पे ही आंकते हैं और कोई भी आसानी से जज होना नहीं चाहता। बेला,
क्योंकि आरएम आपका जो एल्बम है आरी रंग, उसमें एक सॉन्ग है नॉर्मल। और मैंने सोचा कि जब आपको अपने लाइफ में नॉर्मलिटी की कमी हो जाती है तो आप उसे बनाए रखने के लिए क्या करते हो। और जैसा कि मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, जब आप एक आर्ट को दिखा रहे थे तो आप अपने बिस्तर को ठीक कर रहे थे, और मुझे क्या आश्चर्य हुआ कि क्या ये आपकी कोई रिचुअल है और आप खुद को शांत करने और तनाव से दूर रहने के लिए आरएम इसे टर्न ऑफ करने के लिए, राइट? बेला: हाँ आरएम, कभी कभी एक लैंग्वेज और एक सिंगल वर्ड आपकी पूरी वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए काफ़ी होती है। तो बस सामान्य शब्दों में मेरा वो जुनून इस वर्ड नॉर्मैलिटी से कर सकते हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा अजीबोगरीब ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बात को लेकर जुनूनी होता हूँ या जुनूनी होता गया कि ओह, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी उनमें से एक बनना चाहता हूँ, और जैसे जैसे मैं इसके प्रति ऑब्सेस्ड होता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुझसे और भी ज़्यादा दूर भागता चला गया। तो इसीलिए मैं ये नॉर्मैलिटी के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेला: वाव, ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है, ये सच में एक अच्छा आइडिया है। आरएम: बिल्कुल, आपको खुद को टर्न ऑफ कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा प्राइवेट बने रहना चाहिए, आपको कोई ऐसा बनना चाहिए जैसे कि किसी और का ध्यान आपकी तरफ ना हो। तो मैं बस इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ। बेला: सच में ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एल्बम है, मैंने खुद को इसमें पूरी तरह से डुबो दिया है और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। इसके साथ ही मुझे होलीगन सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत ही अच्छा साउंड है, जैसे कुछ मेटेलिक साउंड भी है इसमें, मतलब तलवारों के टकराने के जैसे आवाज़ें। ये सच में काफ़ी प्राचीन साउंड है। तो आरएम, आप इन सभी चीज़ों को एक साथ कैसे लाते हैं? मेरा मतलब है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें घटी होंगी और फिर इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सीधा और निश्चित होता है, जो कि बिल्कुल आपके दिल तक जाता है। आरएम, हमारे कई दोस्त हैं और पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। हमने इस एक एल्बम के लिए लगभग 3-4 महीनों का सेशन किया और हम इसके लिए लॉस एंजलिस में रहे, और लकीली हमें ऐसे ग्रेट सिंगर्स और आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने हमारी इस दुनिया को विस्तार देने में मदद करी। और होलीगन भी मेरे पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक है, और मुझे याद है कि जंगकुक और जे होप दोनों ने मिलकर उन अद्भुत और प्रभावशाली टॉप लाइन्स को बनाया था, और साथ ही उन दोनों ने ही मिलकर इस होलीगन शब्द का एक तरह से कह सकते हैं आविष्कार किया। और मुझे लगता है कि इस एल्बम में मेरा योगदान बहुत छोटा था, क्योंकि टीम पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और बाकी के मेंबर्स ने भी अपने अपने सोलो करियर्स बनाए हैं और वे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं उन पर निर्भर हूँ। तो मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, और मुझे लगता है कि इस एल्बम को बनाने में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है कि जब मैं अगली बार अपना सोलो एल्बम लेकर आऊँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मैं इसमें और बेहतर कर सकता हूँ। बेला: वेल, थैंक यू सो मच आरएम फैशन न्यूरोसिस में आने के लिए। आरएम, सच में आपको सुनना और आपके थ्रू कही गई बातों से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। आरएम, यहाँ होना मेरे लिए सचमुच बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है, और मुझे लगता है शायद मैं यहाँ आने वाला पहला कोरियन पर्सन हूँ। बेला: सच कहूँ तो मुझे आपको यहाँ पाकर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है कि आपने अपने म्यूज़िक के थ्रू कुछ बहुत ही ज़्यादा जादुई कर दिखाया है, जिससे आप इतने ज़्यादा एज वाले लोगों को भी प्रभावित करने में सक्षम हो। सच में ये एक बहुत ही बड़ी टैलेंट है। थैंक यू सो मच आरएम। आरएम, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से ही पॉडकास्ट का अनुभव लेना चाहता था, और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला अनुभव है। हाँ, मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ करे हैं, मैगज़ीन, वीडियोज़ और म्यूज़िक जैसी चीज़ों के लिए हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, लेकिन ऐसे किसी के घर में अचानक पहुंच जाना और बेला से बातें करना, जो एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, ये एक सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनोखा अनुभव था। ये इंटरव्यू मेरा सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट भरा है जो मैंने आज तक किया है, उन सबसे ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच बेला, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बस ये फैशन न्यूरोसिस वाली इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हमारे आरएम जब बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों में कुछ तो है
कि हम पूरी रात पूरे दिन उनकी बातों को सुन सकते हैं। उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा डीप होती है और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच कर, समझ कर और चुन चुन कर कहते हैं, और जब वो बातें करते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। और अगर आपने इस इंटरव्यू को पूरा देखा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे इंटरव्यू में आपको आरएम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी ये थी आज की वीडियो, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।